हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष दुबे है। आज जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास ट्वेल्थ जो क्लास ट्वेल्थ है उसकी जो फर्स्ट बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसे कि ट्वेल्थ क्लास में दो बुक है, एक जो है वर्ल्ड के ऊपर है और एक जो दूसरी बुक है वो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर है। तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे पहली बुक का, कि पहली बुक जो वर्ल्ड की बुक है, मतलब विश्व समकालीन विश्व में राजनीति की जो बात करते हैं, विश्व की जो बात करते हैं उसका हम इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे चैप्टर्स हैं लाइन वाइज, और उस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने के लिए अब ट्वेल्थ क्लास में जो कि हम आ चुके हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बुक के अंदर जो है समकालीन विश्व में समकालीन राजनीति की जो बात करी जा रही है। अभी तक आप जो है 11th क्लास के अंदर दो बुक्स पढ़ रहे थे, और दो बुक्स क्या पढ़ रहे थे कि पहली बुक के अंदर संविधान जो था, संविधान से रिलेट जो था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट जो था उसके बारे में पढ़ रहे थे। चाहे वो संविधान क्या है, संविधान कब बना, संविधान का निर्माण कब हुआ, ये सारी चीज पढ़ते हुए आ रहे थे आप। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका वो 11th क्लास में आपने पढ़ी। और फिर उसके बाद एक फिलोसफर वाली या जो स्वतंत्रता, समानता या राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा। अब जो है एक वर्ल्ड जो है ट्वेल्थ के अंदर दो बुक है, एक वर्ल्ड और एक इंडियन। तो विश्व में समकालीन विश्व में राजनीति की जब हम बात करेंगे, विश्व वाली और एक भारत वाली जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, तो आज जो है हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स या विश्व समकालीन विश्व में राजनीति की बात करेंगे इस बुक के अंदर, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं बुक के अंदर क्या क्या बात करनी चाहिए। इसके अंदर जो है सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो नाम है वो है दो ध्रुवता का अंत। तो दो ध्रुवता का अंत का मतलब क्या है उस पर भी हम जो आने वाली जो वीडियो है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और फिर दो ध्रुवता के अंत में हम कुछ अमेरिका के बारे में जानेंगे, कुछ सोवियत यूनियन या सोवियत संघ के बारे में जानेंगे, और उसी के साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे सोवियत संघ कैसे बना, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हुए, सोवियत संघ की विशेषता क्या है, सोवियत संघ की विघटन के परिणाम क्या क्या हुए। ठीक है, कोल्ड वॉर को भी, शीत युद्ध को भी हल्का सा जानने की हम कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद हम जानेंगे मिखाइल गोर्बाचेव कौन है, उनकी 3-4 नीतियों के बारे में, चाहे वो पेरेस्ट्रोइका हो, ग्लासनोस्ट हो या शॉक थेरेपी हो। फिर हम शॉक थेरेपी पे जब आएंगे, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषता और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या निकले, ये सारी चीज जानने की कोशिश करेंगे। और फिर भी इसके अंदर और भी जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, इन दोनों विचारधाराओं में क्या क्या अंतर है, ये सारी चीज हम जानने की बात करेंगे। सोवियत संघ 15 से भी अधिक देशों से मिलकर बना, वो कौन कौन से देश हो, चाहे लताविया, लुथानिया हो, एस्टोनिया हो, चाहे रूस हो, बेलारूस हो, यूक्रेन हो, और भी कई सारे देश हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के अंदर ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो लास्ट टॉपिक हमारा आएगा इस चैप्टर के अंदर, कि भारत और इंडिया मतलब भारत और रशिया मतलब रूस के संबंध पे चर्चा करें। ये क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी में। तो इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे भारत और रशिया, जो रूस है वो कैसे अपने संबंध स्थापित करता है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था में हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था में हो, चाहे वो तुम्हारा आर्थिक व्यवस्था में हो, चाहे वो सांस्कृतिक को लेकर बात करी जाती है। तो इसके अंदर ये सारी बात हम करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर आ जाएंगे जो कि बात करता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो है उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड की, अभी हम बात करते आ रहे थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे थे। दो महाशक्ति थी, अमेरिका और यूएसएसआर और यूएसए, मतलब एक रशिया और एक अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे थे, यही दो महाशक्ति थी। लेकिन अब जो है सेकंड चैप्टर के अंदर कुछ और मतलब संघ के रूप में देखने के लिए मिलेंगे, जो छोटे छोटे क्या होंगे, देश जो होंगे अपना एक संघ बनाने की कोशिश करेंगे, यूनियन बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ, चाहे वो आसियान हो, यूरोपीय संघ हो,
ठीक है, इसके अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे यूरोपीय संघ क्या है, उसको ताकतवर बनाने वाली चीजें क्या क्या है और उसको कमजोर करने वाली चीजें क्या क्या है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे आसियान। आसियान क्या है, आसियान विजन 2020 क्या है, आसियान शैली क्या है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ इनके 3 स्तंभों की भी हम चर्चा करेंगे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या चाहे राजनीतिक हो। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आसियान क्षेत्रीय मंच है उसकी स्थापना कब हुई, और उसी के साथ जानने की हम कोशिश करेंगे जो आसियान है उसके कई सारे देश है, तो यूएनओ को लेकर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली। तो फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, यूएनओ की बात करी तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब जो है पूरे यूरोपीय संघ आ गया, आसियान आ गया, अमेरिका का वर्चस्व आ गया, अमेरिका जो है जीत गया था 1991 में, तो वो भी देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि यूरोपीय संघ आसियान के बाद यूएनओ आता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन आता है, चाहे वो यूएनओ की बात हो, चाहे वो आईएमएफ की बात हो, चाहे वो आईबी की बात हो, इंटरनेशनल बैंक की बात हो। ठीक है, और आईएमएफ इंटरनेशनल मुद्रा मतलब मॉनेटरी फंड की बात हो, ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा यूएनओ की जब हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, उससे जानने की हम कोशिश करेंगे यूएनओ में कितने पार्ट्स है, जैसे 6 जो पार्ट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। यूएनओ में पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसी कंट्री है, 5 ऐसे देश हैं जो क्या बात करते हैं कि जो भी काम होगा पूरे वर्ल्ड में, जो भी काम होगा ये 5 देश ही करेंगे, इनको वीटो पावर मिली हुई है यूएनओ के अंदर। अब वीटो पावर क्या होती है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, वीटो पावर वो पावर है कि अगर 5 में से एक देश ने मना कर दिया कि ये वर्ल्ड में काम नहीं होगा, तो वो पूरे वर्ल्ड में काम नहीं होगा, चाहे 4 देश हाँ करते हैं, वो होती है वीटो पावर। तो वो 5 देश कौन कौन से हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और 5 देशों में से भारत क्यों नहीं है इस पे भी हम चर्चा करेंगे, और आने वाले टाइम में भारत को क्या वीटो पावर मिल सकती है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। यूएनओ की सारी जितनी भी एजेंसी है उस पे एक एक विस्तार पूर्वक या विस्तार पूर्ण चर्चा करेंगे कि क्या क्या वो चीजें बताने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के बाद फिर उसके बाद आता है समकालीन विश्व में सुरक्षा, या विश्व में सुरक्षा की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर ही हम बात करेंगे और सारी चीज क्या क्या, कि जब समकालीन विश्व में सुरक्षा आता है, एक चैप्टर जो है मिस हो गया जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बाद एक आता है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में हम बात करेंगे कि जो सार्क है, मतलब जब सार्क जो बना 8 देशों को मिलकर एक सार्क एक संगठन के रूप में बनता है, जो कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव ऐसे देश इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सार्क क्या है, भारत और पाकिस्तान के संबंध क्या है, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध क्या है, ये सारी चीज देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। और भी कई सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी कि क्या क्या चीजों पे, किस चीजों पे हम चर्चा करेंगे। सारे संबंध वर्ल्ड के अंदर जितने भी कम से कम 8-10 जो देश, जो फेमस देश हैं, बड़े देश हैं, उनके साथ भारत के रिलेशन संबंधों को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इसके अंदर, और भी कई सारी चीज जानने की कोशिश करेंगे। ये स्किप हो गया था चैप्टर जो कि मैंने अभी बताया। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा समकालीन विश्व में सुरक्षा। भाई सुरक्षा क्यों जरूरी है, सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक अपारंपरिक धारणाओं से आप क्या समझते हैं, खतरों से आजादी सुरक्षा कहलाती है, इन सब चीजों की हम चर्चा करते हुए बात करेंगे। और फिर उसके बाद आगे जो है ये बात करने की कोशिश करेंगे कि भारत की सुरक्षा नीति क्या है, परमाणु नीति क्या है, भारत कैसे अपने आप को डिफेंड करता है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीज जानने की हम कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो है उसकी चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की सामाजिक राजनीतिक क्या क्या चीजें हैं, कि रियो सम्मेलन किसे कहते हैं, रियो सम्मेलन कहाँ हुआ, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंदर कि निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, ये सारी बात हम करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और
ग्लोबलाइजेशन, ये तीन ग्लोबलाइजेशन जो थी ये देखने की बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। और भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, क्या भूमिका हुई 1991 के बाद। 1991 में आपको जैसे पता है कि हमारे वित्त मंत्री जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था। उन्होंने कैसे वैश्वीकरण की शुरुआत करी भारत के अंदर और वैश्वीकरण को भारत में लाए, जिससे कि हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जो जूझ रहा था वो कहीं ना कहीं छुटकारा मिला। ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे इस बुक के अंदर कि ये बुक एक्चुअल में क्या बात करती है। इसको एक चैप्टर के अंदर कई सारे पार्ट्स, मतलब कहने का मतलब 2 से 3 पार्ट्स होंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। एक एक चीज डीपली चीज हम पढ़ेंगे कि हमारा एक भी टॉपिक ना रह जाए और उस टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो उसका मैं आंसर दे सकूं, इतना मैं काबिल बन के आऊंगा। और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि भैया इसके अंदर और क्या क्या चीजें इंक्लूड हम कर सकते हैं आपकी किताब से बाहर से भी। जैसे इस किताब के अंदर बहुत सारी चीज दे रखी है। एनसीईआरटी का मतलब है कि भैया एक यूपीएससी होल्डर जो है पहले जो बेसिक जो है वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करता है। तो एनसीईआरटी से जब स्टार्ट करता है तो एनसीईआरटी के भी अंदर कई सारे कंटेंट है, कई सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा भी अगर मेरे पास जो चीजें होंगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा जो अनुभव है 3-4 साल का वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और वैसे भी 11th 12th को पढ़ाने के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जरूरत होती है, जो कि मेरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट मैं हूँ। एमए में पॉलिटिकल साइंस एमए के अंदर मास्टर्स मैंने कर रखी है। और आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको ये सीरीज के अंदर एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। 12th की जो सीरीज है ये पूरी अच्छी तरीके से चलेगी। और आप जो है अब बोलते हैं ना कि आप 11th तक जो भी थे 11th की डिग्री कोई नहीं देखता है। 11th की डिग्री एक बस वो पड़ी रहेगी कि बस आपने 11th पास कर ली। डिग्री जो होती है 2 होती है, एक जो 10th की डिग्री है और जो 12th की डिग्री है। वो सर्टिफिकेट्स वो डिग्री जो है मान्य रखती है। तो आप जो है आप छोटे बच्चे नहीं है, आप जो है अपने स्कूल के सबसे सीनियर क्लास के बच्चे कहलाएंगे। और आई होप अभी तक जो भी आपने हंसी मजाक जो भी मस्ती मजाक करी होगी उसको थोड़ा सा साइड दरकिनार करते हुए आप पढ़ाई पे आप फोकस करने के लिए जाओगे। और फोकस करने की मैं आशा रखता हूं कि वो आप जो है फोकस करोगे। तो 12th क्लास में आने का मतलब 1 साल बस अब पढ़ाई को देना है। इसके बाद आपका फ्यूचर जो है डिसाइड होगा कि वो चीज क्या है। और ना पढ़ने का मन करे तो अपने एक बार माँ बाप के आगे माँ बाप को देख लेना कि मेरे माँ बाप मेरा जो पिता है या मेरे जो फादर है वो कैसे पैसे कमा रहे हैं दिन रात एक करके। तो वो चीज भी देखना कि भैया सबके घर की कंडीशंस जो है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। तो इतना ही मैं मोटिवेट करूंगा कि 12th क्लास है अच्छे से पढ़ो, पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ो। वो बोलते हैं ना कि एक दिन पढ़ने से भी कुछ नहीं जाता, ठीक है, और एक दिन ना पढ़ने से भी कुछ नहीं जाता। इसलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जो मेरी वीडियो है एक एक 2-2 दिन के बाद आएगी तो देन वो कवर आपका हो जाएगा एक एक चीज, ठीक है। तो आप पढ़ने की कोशिश करना इसी के साथ और मेरे साथ जुड़े रहना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।